नेहरू और गांधी ने देश को बांट दिया। हिंदुस्तान में ये कहने वाली भीड़ काफी बढ़ गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग देश के बंटवारे का आरोप गांधी और नेहरू पर लगाते हैं, दरअसल उन्हीं की सोच वालों ने देश को बांटा। विभाजन विभीषिका दिवस के पोस्टर्स और मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पर पहुंच गए होंगे। हमारी कोशिश है वो कारण बताने की जो देश के बंटवारे का आधार बना। क्या नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लोभ में देश का बंटवारा होने दिया, या फिर मजहबी उन्माद देश के बंटवारे का कारण बना? स्टोरीज अनटोल्ड में कहानी बंटवारे की। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Let us leave aside slogan. At the stroke of the midnight hour. नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने की मांग की थी, लेकिन इस मांग ने तूल पकड़ना शुरू किया जुलाई 1945 के बाद। इस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने आम चुनाव जीते, नए प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली भारत की आज़ादी के पक्षधर थे। जिन्ना ने मौका देखा और मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने की मांग तेज कर दी, लेकिन जिन्ना जानता था कि प्रांतों में राजनीतिक पकड़ और मजबूत करनी पड़ेगी। जिन्ना को यह मौका दिखा जनवरी 1946 में होने वाले ब्रिटिश इंडिया के प्रांतीय चुनावों में। जनवरी 1946 में इंडिया का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। इस नक्शे पर पीले रंग में दिखने वाले पार्ट ब्रिटिश इंडिया के प्रांत हैं और गुलाबी रंग में दिखने वाले पार्ट ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रियासतें। ये प्रांत वैसे थे जैसे आज हमारे राज्य होते हैं, बस फर्क ये था कि तब ये सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। कुल 17 प्रांत थे, इनमें से 11 में 1937 में पहली बार चुनाव हो चुके थे, सरकारें बन चुकी थी। दरअसल 1935 में ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था। इसके तहत इन प्रांतों को काफी हद तक ऑटोनॉमी दी गई। हालांकि कई अहम मुद्दों पर पूरा कंट्रोल ब्रिटिश सरकार के पास ही था, जैसे रक्षा, विदेश नीति और गवर्नर जनरल के वीटो पावर। साल 1937 के पहले प्रांतीय चुनाव कई पार्टियों ने हिस्सा लिया, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी और ढेर सारे निर्दलीय उम्मीदवार। करीब 3 करोड़ लोगों ने वोट भी डाले। इन चुनावों में कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में जीत हासिल की। बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, बिहार और ओडिशा। बाकी जगह गठबंधन सरकारें बनी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी सत्ता में आई, असम में असम वैली पार्टी, बंगाल में मुस्लिम लीग के समर्थन से कृषक प्रजा पार्टी, सिंध में कोई साफ विजेता नहीं था तो वहां भी गठबंधन बनाना पड़ा। जिन्ना की मुस्लिम लीग के लिए नतीजे अच्छे थे नहीं। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें, मतलब ऐसी सीटें जहां मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े हो सकते थे और मुसलमान ही वोट डाल सकते थे, वहां भी मुस्लिम लीग सिर्फ 22% सीटें जीत पाई। इसके बाद अगले चुनाव 1942 में होने थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध और क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से समय पर हो नहीं सके। अगले चुनाव हुए 9 सालों बाद 1946 में। इस वक्त हिंदू मुसलमान के बीच फासला बढ़ चुका था। नतीजा ये हुआ कि 1946 के चुनावों में मुस्लिम लीग ने 11 में से 2 प्रांत बंगाल और सिंध पूरी तरह जीत लिए। हालांकि कांग्रेस ने बाकी 9 प्रांतों में सरकार बनाई, लेकिन बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग की जीत की वजह से जिन्ना के पास राजनीतिक ताकत आ गई। अब जिन्ना को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। आज़ादी सिर्फ कांग्रेस की शर्तों पर नहीं हो सकती थी, क्योंकि ब्रिटिश के नज़र में ये लोकतंत्र था। चुनाव हो चुके थे और नेताओं का चुनाव जनता ने किया था, सो जनता ने जिन्ना को भी चुना था। क्लेमेंट एटली अपने चुनावी वादे के अनुसार इंडिया को जल्द से जल्द आज़ादी देकर निकलना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग की वजह से पेंच फंस चुका था। जिन्ना की मांग थी देश का बंटवारा, पाकिस्तान का निर्माण। दूसरी तरफ कांग्रेस बंटवारे के खिलाफ थी, जिसके कारण बात आगे बढ़ नहीं पा रही थी। और इसी के चलते 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा। यह 3 सदस्यों की एक टीम थी, जिसका मकसद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ आज़ादी को लेकर बातचीत शुरू करना था। 16 मई 1946 को कई दौर की बातचीत के बाद कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना पेश की। उनके सामने 3 बड़े मकसद थे। पहला, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को फिर से बनाना। इसमें सारे मंत्रालय आते थे। वायसराय वेवेल का प्रस्ताव था कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी सदस्य हिंदुस्तानी हों, लेकिन जिन्ना ने साफ कहा वो तब तक राजी नहीं होंगे जब तक ये हक सिर्फ मुस्लिम लीग को ना दिया जाए कि वो ही सभी मुस्लिम सदस्यों को चुने, यानी किसी और पार्टी के मुस्लिम नेता को उस काउंसिल में जगह ना मिले। दूसरा मकसद था अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ समझौता करना।
ताकि इंडिया के लिए एक नया संविधान बनाया जा सके। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे बाद में संविधान सभा कहा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तीसरा और सबसे अहम मकसद था एक ऐसा ढांचा तैयार करना जिससे तय हो सके कि ब्रिटिश के जाने के बाद इंडिया भौगोलिक और राजनीतिक लिहाज से दिखेगा कैसा। इसके मुताबिक इंडिया को 3 समूहों में बांटा जाना था। सेक्शन ए हिंदू बहुल इलाके, सेक्शन बी मुस्लिम बहुल इलाके नॉर्थ वेस्ट और सेक्शन सी मुस्लिम बहुल इलाके ईस्ट। इस योजना के तहत इंडिया एकजुट रहने वाला था, लेकिन केंद्र सरकार के पास सीमित अधिकार होते। सिर्फ रक्षा, विदेश नीति और संचार का नियंत्रण, बाकी सारे अधिकार प्रांतों के समूहों को मिलते। इस प्लान में मुस्लिम बहुल इलाकों को काफी हद तक स्वायत्तता मिल रही थी, इसलिए जिन्ना ने इसे स्वीकार कर लिया। उस समय सरदार पटेल ने नेहरू से कहा, अगर जिन्ना मान गया है तो हमें भी मान लेना चाहिए। शुरुआत में नेहरू ने इस योजना को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में पंडित नेहरू कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर राजी हो गए थे। उनका मानना था एक बार सरकार बन जाए तो बाद में कैबिनेट मिशन प्लान की संरचना को बदला जा सकता है, और यही बात उन्होंने 10 जुलाई 1946 को बॉम्बे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि भले ही कांग्रेस संविधान सभा पर सहमत है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस कैबिनेट मिशन प्लान में बदलाव करने का पूरा हक रखती है। जैसे ही ये बयान अखबारों में छपा, जिन्ना भड़क गए। जिन्ना ने तुरंत कैबिनेट मिशन प्लान को ठुकरा दिया और कांग्रेस के साथ काम करने से इनकार कर दिया। 29 जुलाई 1946 को जिन्ना ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि मुस्लिम लीग अब संघर्ष की तैयारी कर रही है। उन्होंने धमकी दी, अगर मुसलमानों को अलग देश पाकिस्तान नहीं मिला तो वो डायरेक्ट एक्शन शुरू करेंगे। अगले ही दिन 30 जुलाई को जिन्ना ने तारीख तय कर दी। 16 अगस्त 1946 होगा डायरेक्ट एक्शन डे। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दी, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कांग्रेस युद्ध चाहती है तो हम बिना हिचक युद्ध का सामना करेंगे। इंडिया या तो बटेगा या तबाह होगा। इसके बाद 6 अगस्त 1946 को वायसराय वेवेल ने नेहरू को एक मीटिंग के लिए बुलाया। फिर 8 अगस्त को उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत हो और रिश्ते सुधरें। उन्होंने जिन्ना को सलाह दी कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करो। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे की तारीख से एक दिन पहले 15 अगस्त 1946 को नेहरू और जिन्ना आमने सामने मिले। उस मीटिंग में जिन्ना को मनाने के लिए नेहरू ने कई रियायतें दी। उन्होंने तो यहां तक कहा कि नई सरकार बनने के बाद कांग्रेस मुस्लिम लीग को 5 मंत्रालय देगी, लेकिन जिन्ना की शर्त अलग थी। सभी मुस्लिम उम्मीदवारों के नामांकन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के पास होगा। ये नेहरू को मंजूर नहीं था। जिन्ना की मांग मान लेने का मतलब यह होता कि कांग्रेस खुद मान लेती कि मुसलमानों पर सिर्फ और सिर्फ जिन्ना का हक है। जाहिर है बातचीत का कोई नतीजा निकला नहीं। अगला दिन था डायरेक्ट एक्शन डे। इस डायरेक्ट एक्शन डे का केंद्र बना बंगाल, क्योंकि वहां मुस्लिम लीग की सबसे ज्यादा राजनीतिक ताकत थी। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे हुसैन शाहिद सुहरावर्दी। डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर इस मुख्यमंत्री ने सड़कों पर कट्टरपंथी, ब्रेन वॉश किए हुए और असामाजिक तत्वों को खुली छूट दे दी। गुंडों को जो करना है करो, यह साफ संदेश था। पुलिस को भी निर्देश दिए गए कि वो इस पॉपुलिस्ट आंदोलन का समर्थन करे। किताब के मुताबिक 16 अगस्त से 19 अगस्त 1946 के बीच सिर्फ बंगाल में करीब 6000 लोग मारे गए और 15000 लोग घायल हुए। इन दंगों के कारण वायसराय वेवेल ने नेहरू और कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने का न्योता दे दिया। इन घटनाओं के करीब एक हफ्ते बाद 25 अगस्त 1946 को वायसराय हाउस से ऐलान हुआ कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम आसफ अली, सी गोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई और सरदार बलदेव सिंह को ब्रिटिश सरकार ने चुना। अंतरिम सरकार का मतलब था एक ऐसी अस्थायी सरकार जो ब्रिटिश के पूरी तरह जाने तक सत्ता संभाले और देश को ट्रांजिशन के दौर से गुजारे। लेकिन जब कांग्रेस की सोच के आधार पर बनी इस अंतरिम सरकार की सूची जिन्ना ने देखी तो भड़क गए। फिर भी 15 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग की तरफ से उन्होंने बिना किसी शर्त के इसमें शामिल होने का फैसला किया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो खुद इसमें नहीं आए, बल्कि अपनी जगह लियाकत अली खान को भेजा, जो आगे चलकर पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी बना। शुरुआत में मुस्लिम लीग को सिर्फ वित्त मंत्रालय दिया गया, जबकि नेहरू ने वादा किया था कि उन्हें कम से कम 5 मंत्रालय मिलेंगे। सो बाद में उन्हें वाणिज्य, रेलवे और संचार, डाक और हवाई सेवा, स्वास्थ्य और संसदीय कार्य व कानून मंत्रालय भी मिल गए।
उस समय लगता था कि सब ठीक चल रहा है, अंतरिम सरकार बन गई है तो शायद इंडिया एकजुट रह सकता है और बंटवारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ महीनों में ही हालात बिगड़ने लगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का साथ काम करना मुश्किल होता गया। सबसे बड़ी वजह थी हिंदू मुस्लिम दंगे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नई अंतरिम सरकार बनने के कुछ हफ्तों बाद ही बंगाल प्रांत के पूर्वी हिस्से नोआखली में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे। नोआखली मुस्लिम बहुल इलाका था जहां ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे और खेती बाड़ी व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हिंदू महाजनों पर निर्भर थे। लेकिन 1930 की ग्रेट डिप्रेशन के बाद से रिश्तों में खटास आ गई थी। ऊपर से 2 महीने पहले हुए कलकत्ता दंगों के बाद इस इलाके में नफरत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। 10 अक्टूबर 1946 को करीब 200 वर्ग मील के इलाके में हथियारबंद भीड़ ने लूटपाट शुरू कर दी। आगजनी हुई, लोगों की हत्याएं हुई। बिहार, रावलपिंडी और तब के यूनाइटेड प्रोविंस एमिन में भी दंगे भड़क उठे। इधर महात्मा गांधी नोआखली में दंगे रोकने के लिए अदम्य कोशिश कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि जिन्ना की पकड़ मुसलमान समाज के एक हिस्से पर बढ़ती जा रही है। उन्होंने सोचा अगर जिन्ना को मना लिया जाए तो समस्या का हल निकल सकता है। दूसरी ओर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इंडिया में दंगों की खबरों से परेशान थे। इंडिया के दंगे उनकी नाकामी को दिखा रहे थे, इसलिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का नया वायसराय नियुक्त किया और जिम्मेदारी दी दंगे रोकने से लेकर जिन्ना और नेहरू को मनाने तक। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन इंडिया आए और करीब 2 हफ्ते बाद 5 अप्रैल को उन्होंने जिन्ना से मुलाकात की। माउंटबेटन भी इंडिया का बंटवारा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने जिन्ना को संयुक्त इंडिया का प्रस्ताव दिया, लेकिन जिन्ना ने इसे ठुकरा दिया। बातचीत 7, 8, 9 और 10 अप्रैल तक चली, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। उधर नेहरू और पटेल जिन्ना की लगातार मांगों से तंग आ चुके थे। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार के लगभग हर फैसले में दखल दे रही थी। देश में दंगे फसाद पूरे जोर पर थे। हालात ऐसे थे कि सरकार ठीक से काम ही नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस के नेताओं को एहसास होने लगा अगर यही माहौल चलता रहा तो दंगे कभी रुकेंगे नहीं। आखिरकार कांग्रेस के सारे बड़े नेता मान गए, या यूं कहिए कि उनको मानना पड़ा कि पाकिस्तान को अलग देश बना दिया जाए। लेकिन एक शख्स था जो अब भी इसके खिलाफ खड़ा था, महात्मा गांधी। गांधी जी पूरी कोशिश कर रहे थे कि इंडिया किसी भी हालत में बटे नहीं, लेकिन इस बाबत गांधी की सारी कोशिशें बेकार गई। जब सबने बंटवारे पर हामी भर दी तो माउंटबेटन ने एक नया प्लान तैयार किया, डिकी बर्ड प्लान। यह प्लान 2 मई 1947 को ब्रिटिश कैबिनेट में पास हो गया, लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट था। माउंटबेटन ने इसमें एक खास क्लॉज जोड़ दी, हर प्रांत को यह हक होगा कि वह चाहे तो इंडिया में रहे, पाकिस्तान में जाए या फिर खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दे। जब यह प्लान ब्रिटेन में पास हुआ तो माउंटबेटन ने इसे सबसे पहले नेहरू को दिखाया, फिर जिन्ना को। लेकिन जैसे ही नेहरू ने इस प्लान को पढ़ा उनका पारा चढ़ गया, क्योंकि उस वक्त इंडिया में लगभग 562 रियासतें थी। अगर सबको आज़ादी दे दी जाती कि इंडिया में रहें, पाकिस्तान जाएं या खुद को स्वतंत्र घोषित कर दें तो इंडिया टुकड़े टुकड़े हो जाता। नेहरू ने माउंटबेटन से कहा यह इंडिया की आज़ादी का प्लान नहीं, यह इंडिया को टुकड़ों में बांटने की साजिश है, इससे तो देश बिखर जाएगा। माउंटबेटन को उम्मीद नहीं थी कि नेहरू इस प्लान पर इतना भड़क जाएंगे। तो हुआ ये कि डिकी बर्ड प्लान पर नेहरू का गुस्सा देखकर माउंटबेटन तुरंत राजनीतिक सलाहकार वीपी मेनन के पास पहुंचे। उन्होंने मेनन से कहा कि तुरंत एक नया प्लान तैयार करो। माउंटबेटन ने जो कहा मेनन ने उसी के हिसाब से काम किया और सिर्फ 6 घंटों में पूरा नया पार्टीशन प्लान तैयार कर दिया गया। मेनन ने सलाह दी कि सत्ता का हस्तांतरण 2 अलग अलग ब्रिटिश डोमिनियन को किया जाए, इंडिया और पाकिस्तान, और प्रांतों को उनको चुने हुए प्रतिनिधियों के आधार पर बांटा जाए। लेकिन बंगाल और पंजाब का मामला अलग होगा, इन दोनों को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। जिन्ना ने पहले इस प्लान को ठुकरा दिया और अपनी कुछ शर्तें रखी। मेनन ने जिन्ना की ये शर्तें मान ली और साथ में कांग्रेस को भी भरोसा दिलाया कि रियासतों के स्वतंत्र रहने की संभावना को जितना हो सके उतना कम किया जाएगा। इसके बाद 3 जून 1947 को नया प्लान आखिरकार सबके सामने रखा गया। माउंटबेटन ने साफ कह दिया कि प्रिंसली स्टेट्स को किसी भी तरह का अलग डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलेगा। उन्हें इंडिया या पाकिस्तान में से एक को चुनना ही होगा, और वो भी अपने भूगोल के हिसाब से। यानी जो इलाका इंडिया से सटा हुआ है वो इंडिया चुने और जो पाकिस्तान से सटा है वो पाकिस्तान चुने। और इस बार सब ने इस प्लान को मान लिया। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, जेबी कृपलानी, बलदेव सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, सब एक ही टेबल पर माउंटबेटन के साथ बैठे और इस प्लान पर मुहर लगा दी। कोई भी इस फैसले से पूरी तरह खुश नहीं था।
सबको किसी ना किसी मामले में समझौता करना पड़ा और इस तरीके से देश दो हिस्सों में बंट गया, इंडिया और पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और आज़ादी की घोषणा कर दी। आज़ादी मिल गई थी, लेकिन भारत की हालत बेहद नाजुक थी। बंटवारे की वजह से देश खून से नहा चुका था। करीब 1.5 करोड़ लोग रातों रात शरणार्थी बन गए थे। अपने घर बार, खेत खलिहान छोड़कर अनजान जगहों पर आकर ठहर गए थे। 10 से 12 लाख लोग दंगों और हिंसा में अपनी जान गंवा चुके थे। पंजाब और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में खून की नदियां बह रही थी। ऐसे में देश की कमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आई। उनके सामने सबसे पहली चुनौती थी इन लाखों विस्थापितों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था करना। सरकार ने हर तरफ कैंप बनवाए, लोगों को खाना, कपड़े और रहने की जगह दी और जिनका सब कुछ लुट गया था उन्हें फिर से खड़ा करने की कोशिश की। ये उस समय किया जा रहा था जब देश आर्थिक रूप से भी बदहाल था। भारत की जीडीपी का हिस्सा दुनिया में न के बराबर था। उद्योग छोटे थे, कृषि पिछड़ी हुई थी। ऊपर से आज़ादी के समय भारत में 550 से ज्यादा रियासतें थी, जिनमें से कई खुद को स्वतंत्र देश घोषित करने का सपना देख रही थी। अगर ये रियासतें आज़ाद हो जाती तो भारत टुकड़ों में बिखर जाता। नेहरू ने सरदार पटेल और वीपी मेनन के साथ मिलकर इन्हें भारत में मिलाने का अभियान चलाया। 1948 तक ज्यादातर रियासतें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके भारत का हिस्सा बन गई। जूनागढ़ और हैदराबाद के मामले थोड़े जटिल थे, लेकिन उनको भी सुलझा लिया गया। इस राजनीतिक एकीकरण के साथ साथ नेहरू ने लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने पर जोर दिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जो संविधान बराबरी की वकालत करता है और आज़ादी की गारंटी देता है। ये सच है कि हमें आज़ादी मिली, लेकिन बंटवारे की विभीषिका के साथ। लेकिन सच ये भी है कि नेहरू और पूरी कांग्रेस उस बंटवारे के खिलाफ, उस बंटवारे की योजना के खिलाफ लड़ते रहे। और जब दिखा कि देश और देश के लोग इस बंटवारे के ना होने के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं और कोई विकल्प सामने है नहीं, तब आखिरकार मजबूरन उन्हें इस प्लान को मानना पड़ा। लेकिन इस प्लान का आधार जिन्ना की वो सांप्रदायिक सोच थी, जो जिन्ना की भी हो सकती है और हिंदुत्ववादियों की भी। तो ये सांप्रदायिक सोच देश के बंटवारे का आधार बनी। ज़रूरी है हम उन सांप्रदायिक सोचों को पहचानें और सांप्रदायिक सोचों से लड़ें, संघर्ष करें, ताकि आज़ादी महफूज रहे। शुक्रिया।